नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र परमार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जय तारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम मनोविज्ञान में पढ़ने वाले हैं व्यवहारवाद अधिगम के अंदर दूसरा सिद्धांत। पहले हमने संबंधवाद का सिद्धांत पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं पुरातन सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं, या अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हमारा टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्लासिकल। ध्यान रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से इसको हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यह सिद्धांत (1904) में रूस में दिया गया। कहां पर दिया गया? रूस में दिया गया। अब प्रश्न बनता है कि दिया किसने है? I.P. पावलोव। इवान पैट्रिक पावलोव के नाम से भी जाना जाता है। इवान पैट्रिक पावलोव के नाम से भी इनको जाना जाता है। याद रखिएगा, पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? रूस। और याद रखिएगा, ये एक शरीर चिकित्सा शास्त्री थे। शरीर चिकित्सा शास्त्री थे। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक शरीर चिकित्सा शास्त्री मूल रूप से, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। शरीर चिकित्सा शास्त्री हैं I.P. पावलोव, इवान पैट्रिक पावलोव। ध्यान रखिएगा, इवान पेट्रोविच पावलोव भी कई जगह पर इनको लिखा गया है। रूस के रहने वाले हैं, शरीर चिकित्सा शास्त्री हैं। इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, I.P. पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं यहां पर देखिएगा, जो पावलोव है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक शरीर शास्त्री, शरीर चिकित्सा शास्त्री हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार इनको 1904 में। अब हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत के और क्या क्या नाम हैं, अन्य क्या क्या नाम हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसके और क्या क्या नाम हैं देखिएगा। पहला नाम आता है संबंध
प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत बी इसको कहते हैं। क्लासिकल, ध्यान रखिएगा, क्लासिकल थ्योरी सिद्धांत भी कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी सिद्धांत। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, ध्यान रखिएगा, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स सिद्धांत भी कहते हैं इसको, सिद्धांत भी कहते हैं इसको। इसके बाद में इसका नाम आता है परंपरागत अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधित सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर इसका एक नाम आता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। फिर इसी को अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सब इसी के नाम हैं, ध्यान रखिएगा। पुरातन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी का नाम है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसी का नाम है। इसको संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी सिद्धांत कहते हैं, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स सिद्धांत कहते हैं, परंपरागत अनुबंधित सिद्धांत कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इन सभी नामों से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं इसी सिद्धांत के बारे में, इसी सिद्धांत के बारे में आगे बात करते हैं। यहां पर हम पावलोव के बारे में बात कर लेते हैं। पावलोव ने इस सिद्धांत को जब दिया है, ध्यान रखिएगा, पावलोव ने जब इस सिद्धांत को दिया है तो उन्होंने कुत्ते की गले की पैरोटिड ग्रंथि, ग्रंथि का नाम याद रखना है, पैरोटिड ग्रंथि जो है, पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन किया है इन्होंने पैरोटिड ग्रंथि का। इस पैरोटिड ग्रंथि को लार ग्रंथि भी कहते हैं, लार ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथि एक ही नाम है। इस ग्रंथि का ऑपरेशन किया है, ध्यान रखिएगा। और जब इसका ऑपरेशन किया तब उन्हें कुछ बातें समझ में आई और उन्होंने माना कि प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती हैं। यहां पर इन्होंने इस बात को मान लिया, एक तो प्राकृतिक प्रवृत्तियां, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक प्रवृत्तियां, या जिसे हम यूं कह सकते हैं प्रवृत्तियों को प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं, प्राकृतिक प्रवृत्तियां या प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक प्रवृत्तियां या प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं कब उपस्थित होती हैं? जब उनके सामने प्राकृतिक उद्दीपक आता है। प्राकृतिक प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर ही प्रकट होती हैं। ध्यान रखिएगा,
प्रकट होती हैं कौन उद्दीपक। प्राकृतिक उद्दीपक कब प्रकट होते हैं? जब प्राकृतिक प्रवृत्तियां, प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं और प्राकृतिक अनुक्रियाएं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो जब प्राकृतिक उद्दीपक आता है तब ही प्राकृतिक प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं उपस्थित होती हैं, बाहर निकलती है। जैसे इस बात को ऐसे समझिएगा, अगर हमें भूख लगी है, अगर हमें भूख लगी है, ध्यान रखिएगा, और अगर भोजन हमारे सामने आ जाए तो भोजन हमारा प्राकृतिक उद्दीपक हुआ, भोजन हमारा प्राकृतिक उद्दीपक हुआ और भूख लगने के कारण हम प्रेरित हुए और हमारे गले के अंदर लार आई, इसको हम कहेंगे प्राकृतिक प्रवृत्ति या प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। भोजन को देखने पर भूखे आदमी के गले में लार आना, उसे याद रखिएगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाओं के नाम से हम उसे जानेंगे। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर पावलोव ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दो बातों के बारे में क्लियर कर दिया। पहली बात तो यही कि जब तक प्राकृतिक उद्दीपक नहीं होगा तब तक प्राकृतिक अनुक्रिया भी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि गले में लार तब आती है जब व्यक्ति भूखा होता है, भूख के बिना गले में लार नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा। यहां पर कुछ प्राकृतिक बातें मैं आपको बता देता हूं। प्राकृतिक अनुक्रिया या प्राकृतिक अनुक्रिया को हम स्वाभाविक अनुक्रिया भी कह सकते हैं। स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे देखिएगा, भोजन देखकर लार आना, अचानक बिजली या शोर से घबरा जाना, अचानक बिजली कड़कती है या तेज शोर होता है तो घबरा जाते हैं, या डर या घबरा जाना, ये किस श्रेणी में आता है? प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रिया की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि पावलोव ने इस बात को माना है, पावलोव ने इस बात को माना है कि दो प्रकार, पहली बात, दूसरी बात, दो प्रकार की बातें होती हैं। पहली बात कि स्वाभाविक जो अनुक्रियाएं होती है वो जन्मजात होती हैं, स्वाभाविक अनुक्रियाएं जन्मजात होती है। ध्यान रखिएगा, जन्मजात होती हैं। और दूसरी बात अगर मैं करूं, स्वाभाविक अनुक्रियाएं कृत्रिम, याद रखिएगा, हम इसे कह सकते हैं कृत्रिम या अर्जित या मनोवैज्ञानिक होती है। कृत्रिम या अर्जित या मनोवैज्ञानिक होती है। ध्यान रखिएगा, होती है। अस्वाभाविक अनुक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं, वो कृत्रिम होती है या अर्जित की हुई होती है या मनोवैज्ञानिक होती है। ऐसा किसने माना है? इवान पेट्रोविच पावलोव ने माना है इन दो बातों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो पावलोव है उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत में आखिर हुआ क्या है, तो इसे आप एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है, कांच का बॉक्स बना हुआ है।
ये हैं भूखा कुत्ता, ध्यान रखिएगा, भूखा कुत्ता है, भूखा कुत्ता है। इस भूखे कुत्ते के गले में यहां पर ऑपरेशन करके एक पाइप लगा दी गई और यहां पर एक पात्र रख दिया गया जिसके अंदर लार इकट्ठा होती है, ध्यान रखिएगा, लार इकट्ठा होती है। ये पात्र है जिसमें लार इकट्ठा होगी, ध्यान रखिएगा। यहां पर कुत्ते को एक प्लेट में कुछ भोजन जैसे मान लीजिए मांस का टुकड़ा, कोई भी, इस मांस के टुकड़े को हम यहां पर नाम देंगे उद्दीपक। इसमें जो भोजन है वो है उद्दीपक, ध्यान रखिएगा, वो है उद्दीपक। ये हो गया लार पात्र और ये हो गया कांच का घर, कांच का घर जिसमें कुत्ता आराम से इस भोजन को देख सकता है और इसमें ऐसे छोटे छोटे छेद बनाए गए हैं जिससे इस कुत्ते को अंदर खुशबू भी जा सकती है, इस भोजन की खुशबू भी जा सकती है। अब आप देखेंगे इस कुत्ते को अच्छे तरीके से पैक कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसे बहुत अच्छे तरीके से बांध दिया गया है, ये इधर उधर नहीं हिल सकता। अब जैसे ही इसको ये भोजन दिखाया जाता है, इसके गले में लार आती है और लार इस लार पात्र के अंदर इकट्ठा हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ये जो इसके गले की जो घंटी है, ये गले की जो नस है, इसकी जो ग्रंथि है, इसे पैरोटिड ग्रंथि कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां नाम लिख देता हूं मैं, पैरोटिड ग्रंथि। कुत्ता भूखा है, ध्यान रखिएगा, कुत्ता भूखा है। अब इस पर प्रयोग किया गया है, इस पर क्या प्रयोग किया गया है यहां पर आप उसे समझिएगा। तीन प्रकार की चीजें हैं यहां पर, देखिए, यह है पहली स्थिति, इसमें केवल भोजन दिया जाता है और भोजन के बदले में आती है लार। ये प्रयोग से पहले की स्थिति है, ध्यान रखिएगा, प्रयोग से पहले। और प्रयोग के समय की स्थिति क्या है? भोजन के साथ घंटी प्लस भोजन और बदले में भी क्या आएगी? लार। और अंत में प्रयोग के बाद, प्रयोग के बाद में केवल और केवल क्या बजाई जाती है? घंटी, और घंटी के बदले भी क्या आती है? लार। ये जो लार आई है, ये लार अनुकूलन के कारण आई है, अनुबंधन के कारण आई है। ये इस प्रयोग में समझाने का प्रयास किया गया है, इस कुत्ते के ऊपर ये प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा, आईपी पावलोव के द्वारा। अब क्या होता है? सबसे पहले भोजन को देखते ही उसके मुंह में लार आ जाता है, लार यहाँ इकट्ठी हो जाती है। फिर बाद में भोजन से कुछ सेकंड पहले घंटी बजाई जाती है और घंटी के साथ साथ भोजन भी दिखाया जाता है। तो ये जो कुत्ता है उस घंटी के साथ भोजन का बॉन्ड कर लेता है, अनुबंध कर लेता है। फिर ऐसा कई बार करने के बाद 5-6 बार ऐसा किया जाता है कि घंटी भोजन फिर लार आ जाती है, घंटी भोजन लार आ जाती है। अब कुत्ते के मन में भोजन के साथ साथ घंटी भी सेट हो गई है। अब उसके बाद में उसने केवल घंटी बजाई
और घंटी बजते ही चूंकि उस कुत्ते के दिमाग में बॉन्ड हो चुका है, बंद बन चुका है, इसीलिए उस घंटी को सुनते ही कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि से लार आई और इस पात्र के अंदर इकट्ठा हो गई। तो ये जो लार आई है प्रयोग के बाद केवल घंटी के कारण, घंटी चूंकि स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है, घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, ध्यान रखिएगा, घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक उद्दीपक के बदले में जो लार आ रही है, घंटी के बदले में जो लार आ रही है, वह लार अनुबंधित अनुक्रिया है या अनुकूलित अनुक्रिया है, ये समझाने का प्रयास आईपी पावलोव ने किया है। अब इसको हम समझ लेते हैं एक बड़े लेवल पर, एक सारणी के द्वारा कई बार प्रश्न कैसे पूछा जाता है, समझिएगा आप इसे। यहां पर हम जो बात करेंगे, एक नंबर पर प्रयोग से पहले, प्रयोग से पहले, अब आप देखिए, मैं यूं कहूं भोजन, भोजन के बदले में लार आएगी, या मैं यूं कहूं यू सी एस, इसके बदले में यू सी आर। अनकंडीशन या अनकंडीशनिंग स्टूमल्स, अनकंडीशनल स्टूमल्स के बदले में अनकंडीशनल रेस्पॉन्स आया है, ध्यान रखिएगा, अनकंडीशन रेस्पॉन्स आया है। यहां पर मैं यूं कहूं स्वाभाविक उद्दीपक, बदले में स्वाभाविक अनुक्रिया, लार का आना क्या रहेगा, स्वाभाविक अनुक्रिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब एक नाम यहां पर और आता है, अनुबंधित, अनुबंधित उद्दीपक, और यहां पर जो क्रिया हो रही है वो क्रिया क्या रहेगी, अनुबंधित, अनुबंधित अनुक्रिया, ध्यान रखिएगा, अनुबंधित कहा है मैंने, अनुबंधित कहा है, अनुबंधित नहीं कहा है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये तो हो गई प्रयोग से पहले की बात। अब हम बात करें प्रयोग के समय। प्रयोग के समय क्या होता है, देखिएगा, ये दूसरे नंबर पर अब हम बात कर रहे हैं प्रयोग के समय। तो प्रयोग के समय क्या होता है, सबसे पहले मैं यहां बात करूं, घंटी प्लस भोजन, बदले में आएगी लार, या मैं कहूं CS प्लस UCS, बदले में UCR। इसे मैं इस नाम से पढ़ूं, अस्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक, और बदले में आएगी लार। उस लार को हम क्या कहेंगे, स्वाभाविक अनुक्रिया, क्योंकि भोजन भी है साथ में, तो ये क्रिया भी क्या कहलाएगी, स्वाभाविक अनुक्रिया के नाम से जानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं इसी के अंदर, ध्यान रखिएगा, इसको मैं कहूंगा अस्वाभाविक जो उद्दीपक है, इसे मैं नाम दूंगा
अनुबंधित अनुबंधित उद्दीपक प्लस अनुबंधित उद्दीपक, बदले में जो क्रिया होगी वो होगी अनुबंधित अनुक्रिया। अब देखिए, ये तो हो गई प्रयोग के समय की बात। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं प्रयोग के बाद। प्रयोग के बाद यहां पर हम देख लेते हैं प्रयोग के बाद। अब ध्यान रखिएगा, ये वाली घंटी प्लस भोजन 5-6 बार किया जाता है। घंटी प्लस भोजन, घंटी प्लस भोजन, घंटी प्लस भोजन, ऐसे 5-6 बार किया जाता है तो बॉन्ड तय हो जाता है उस कुत्ते के मस्तिष्क में या प्राणी के मस्तिष्क में या किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर प्रयोग के बाद। प्रयोग के बाद केवल और केवल क्या बजाई जाती है? घंटी, और घंटी के बदले में क्या आती है? लार। घंटी के बदले में लार आती है। यहां समझिएगा, इसे मैं यूं कहूं, केवल CS और CS के बदले में जो हो रहा है वो हो रहा है CR। CS का मतलब हुआ कंडीशनिंग स्टिमुलस और CR का मतलब हुआ कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। अब यहां पर मैं बात करूं तो CS है, CS को हम कहेंगे अस्वाभाविक उद्दीपक, और अस्वाभाविक उद्दीपक के बदले में जो अनुक्रिया हो रही है उसे आप क्या कहेंगे? अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से जानेंगे, या यहां पर ये कहूं मैं अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक के बदले जो क्रिया हो रही है वो हो रही है अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया के नाम से हम इसे जानेंगे। तो आप देख लीजिएगा, यहां पर प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रयोग के समय पावलाव ने अधिगम के लिए क्या करा था? घंटी प्लस भोजन, या CS प्लस UCS, या अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक, या अनुबंधित उद्दीपक प्लस अनुबंधित उद्दीपक। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि प्रयोग के बाद जो घंटी के बदले में प्रतिक्रिया हुई या अनुक्रिया हुई उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया के नाम से हम जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह सिद्धांत है इवान पेट्रोविच पावलोव का। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसको दिया है पावलोव ने 1904 में, और इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ध्यान रखिएगा, इन्हें इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब हम बात करते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर वाटसन ने अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किए हैं। वाटसन ने अपने पुत्र अल्बर्ट पर 2 प्रयोग किए हैं, ध्यान रखिएगा। वाटसन ने अल्बर्ट, याद रखिएगा इसका पुत्र है, वाटसन का पुत्र है अल्बर्ट, इस पर प्रयोग किया है। पहला प्रयोग हम बात कर लेते हैं। पहला प्रयोग, एक डरावनी आवाज व बालों वाला खिलौना अल्बर्ट को दिया। ध्यान रखिएगा, एक डरावनी आवाज व बालों वाला खिलौना अल्बर्ट को दिया, और जब अल्बर्ट उस खिलौने को लेता है, डर जाता है, रोने लग जाता है। अब जब भी उसको ऐसी आवाज वाला या ऐसे बालों वाला कोई भी खिलौना दिया जाता तो अल्बर्ट डरता है, रोने लग जाता है। अल्बर्ट डरता है, रोने लग जाता है। अल्बर्ट ने, ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट ने यहाँ पर संबंध सहज क्रिया की है। अल्बर्ट ने संबंध सहज क्रिया की है, संबंध बना लिया है डरावनी आवाज और बालों वाले खिलौने के साथ। वो जब भी ऐसी चीजें देखेगा तब डरेगा, रोएगा। ये सिद्धांत भी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अंदर ही आता है। इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत, पहला सिद्धांत ये हो गया। दूसरा सिद्धांत, अल्बर्ट को खरगोश दिया गया। अल्बर्ट को खरगोश दिया गया और अल्बर्ट खरगोश के साथ जैसे ही आता है तो उसके भी बाल वगैरह होते हैं और इसके कारण वह रोने लग जाता है। खरगोश को देख करके रोने लग जाता है। लेकिन जब बार बार उसे खरगोश दिया जाता है तो वह खरगोश के साथ घुल मिल जाता है। अब वह डरता नहीं, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये डराने वाला नहीं, क्योंकि वो बोलता तो है नहीं इतना जोर से, डराता भी है नहीं। और फिर खरगोश तो खुद भी एक जीव है जो बहुत ही शांत स्वभाव वाला जीव है। तो इसके कारण जब वो अल्बर्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो अल्बर्ट इस खरगोश के साथ खेलने लग जाता है। अब वो खरगोश से नहीं डरता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो डरावनी आवाज नहीं निकालता है ना, इसलिए वो नहीं डरता है, उसके साथ खेलने लग जाता है। तो ये सिद्धांत भी, ध्यान रखिएगा, अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है, जो वाटसन ने 2 प्रयोग किए, अपने पुत्र अल्बर्ट पर किए हैं। पहला प्रयोग डरावनी आवाज और बालों वाला खिलौना देकर के किया है। दूसरा प्रयोग अल्बर्ट को जिंदा खरगोश देकर किया है। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रयोग उसने अपने पुत्र पर किए हैं और ये दोनों ही प्रयोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अधीन आते हैं। अब बात आती है कि ये जो सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है, शिक्षा में इसके क्या निहितार्थ हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षा में महत्व इस सिद्धांत का, पहला महत्व, अगर किसी भी बच्चे को बुरी आदतें छुड़ानी हैं तो उसमें उपयोगी हैं। बुरी आदतें छुड़ाने हेतु। दूसरी बात, अच्छी आदतें बनाने हेतु। अच्छी आदतें बनाने हेतु बार बार किसी बच्चे को अच्छे काम करवाए जाएंगे तो उसकी आदतें अच्छी बन जाएगी। बार बार किसी बच्चे को सुबह जल्दी उठाया जाएगा, पढ़ने के लिए कहा जाएगा, ऐसा 10-15 बार करने के बाद में वो खुद ही वैसा करने लग जाएगा, है ना। तो अच्छी आदतें बनाने के लिए भी इस सिद्धांत को हम लोग काम में ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत ने शिक्षा में श्रव्य व दृश्य सामग्री, श्रव्य व दृश्य सामग्री, शिक्षा में श्रव्य व दृश्य सामग्री का महत्व बताया है। यानी कि
श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग इसके बाद ही करने लगे। इस सिद्धांत से हमने इस बात को सीखा है कि शिक्षा में श्रव्य और दृश्य सामग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर ये सिद्धांत कहता है कि बच्चों को बार बार अभ्यास कराया जाए। अभ्यास कराया जाए, किसी भी कार्य को जब बार बार करेंगे तो वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से कुशलता के साथ सीख लेंगे। फिर ये पुनरावृत्ति की बात करता है, पुनरावृत्ति की बात करता है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी कार्य को बार बार पुनरावृत्ति की जाए, उसकी आवृत्ति की जाए ताकि उस कार्य को सीखा जा सके बहुत अच्छे तरीके से। आगे हम बात करते हैं इसी सिद्धांत के बारे में कि शिक्षा में क्या निहितार्थ हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात कर ली अच्छी आदत बनाने के और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, इसने दंड व पुरस्कार, दंड व पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, दंड व पुरस्कार पर जोर दिया है। दंड व पुरस्कार की जो थ्योरी पढ़ते हैं, दंड व पुरस्कार के सिद्धांत इसी पर काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत काम करे तो उसे दंड दिया जाए तो वो गलत काम करना बंद कर देगा। एक बार पनिश मिलेगी, 2 बार पनिश मिलेगी, 3 बार पनिश मिलेगी, फिर वो दोबारा ऐसे गलत काम नहीं करेगा। और कोई भी बहुत अच्छा काम करता है तो उस अच्छे काम के प्रति उसे पुनर्बलन दिया जाता है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार देने से और पुनर्बलन देने से वो उन अच्छे कार्यों को बार बार दोहराएगा, अच्छे कार्य बार बार करेगा। तो दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत इस शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। कुल मिलाकर के दंड व पुरस्कार का सिद्धांत कहां से निकल करके आया है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से निकल करके आया है। फिर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा डमरू की आवाज पर बंदर या भालू नाचते हैं। वो इसी सिद्धांत के आधार पर नाचते हैं क्योंकि छड़ी के साथ डमरू बजाया जाता है। अब अगर भालू पैर ऊपर नहीं करे तो उसके छड़ी पड़ती है, तो जैसे ही डमरू बजाएगा और छड़ी मारेगा तो वो पैर ऊपर करेगा। तो ऐसे करके वो बंदर या भालू नाचना सीख जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। घोड़ा नाचता है या शेर खेलता है। ध्यान रखिएगा, चाबुक प्लस आवाज। घोड़े को जब नाचना सिखाया जाता है तो उस घोड़े के साथ खड़े आदमी के हाथ में चाबुक होता है और वो कुछ आवाजें निकालता है। आवाज के साथ जब घोड़ा पैर ऊपर नहीं उठाता है तो वो चाबुक मारता है, चाबुक मारते ही वो पैर उठाता है, वो फिर वही आवाज करता है, फिर चाबुक मारता है। तो ऐसे करके घोड़े का उस आवाज के साथ बॉन्ड हो जाता है। उसी प्रकार से शेर का उस आवाज के साथ बॉन्ड हो जाता है। तो आपने देखा होगा सर्कस के अंदर शेर खेलता है, क्रिकेट खेल लेता है या कुछ इस प्रकार के खेल खेलता है। तो ये तमाम चीजें, डमरू की आवाज पर बंदर व भालू का नाचना, घोड़ा नाचता है, शेर खेलता है, तो ध्यान रखिएगा ये सब उस चाबुक के कारण ऐसा होता है। तो ये तमाम बातें शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ध्यान रखिएगा, सभी बातें शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है 1904 के अंदर। ये मूलतः एक शरीर चिकित्सा शास्त्री थे। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।